Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. ये straight lines का लेक्चर नंबर 4 है. गणपति की जय जयकार है. एनसीईआरटी की 10.1 हम लोगों ने शुरू करनी है. बट हर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपका माइंडसेट बड़ा सही होना चाहिए भैया. माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितना, क्या और कैसे करोगे. तो सबसे पहले आपके माइंडसेट को ये बता दूं, भले ही हम 11th क्लास का स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, बट इसमें 10th क्लास की 10th क्लास की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी लगेगी. 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर याद हो तो 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला. इमीडिएटली मुझे पॉज करना और यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अपने लिए लिखो. उसी में एक फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला, आपको याद होगा. यहां पर लिखो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते थे. सेक्शन फॉर्मूला की बहन होती थी मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे वो यहां लिखो. फिर एक फॉर्मूला होता था सेंटेरॉइड निकालने वाला. अगर ये नहीं कराया आपने, 10th में नहीं करा, तो मैं आपको बता दूंगा. इसके बाद एक आता था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला फॉर्मूला. अगर आपको याद हो, हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड लेते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे. इसी के आगे एक टर्म थी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. थोड़ा थोड़ा मैं आपको 11th में छोड़ूंगा ताकि आप और ऊपर उठ सको, ये बात याद रख लेना. राइट दीज फॉर्मूलाज. और उसके बाद कुछ समीर सर ने एक्स्ट्रा कराया होगा. क्या कराया होगा कि एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0 होता है. एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है एंड y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है. अगर आपका कोई दोस्त x एक्सिस पे रहता है तो ऑटोमेटिकली उसने आपको अपनी y वाली वैल्यू बता दी, और अगर आपका कोई फ्रेंड y एक्सिस पे रहता है तो ऑटोमेटिकली उसने आपको अपनी x वाली वैल्यू बता दी. ये पहले लिखने के बाद आगे बढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. एनसीईआरटी की 10.1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 क्वेश्चन है मेरे बच्चों. 14 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन अपने आप में दबंग क्वेश्चन है. कोई भी क्वेश्चन किसी को भी फंसा सकता है, तो हर क्वेश्चन को इक्वल इज्जत देना. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि ड्रॉ अ क्वाड रिलेटरल in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7. एज अ इंसान, मेरे से क्वेश्चन कॉपी करने में गलतियां होती हैं. इस गलती को कोशिश करना 11वीं में अपने अंदर से निकाल दो, नहीं तो 12वीं में दिक्कत होती है. 5, -5 and -4, -2 and also find its area. मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग जेन्युइनली बुक भी खोलने की जरूरत ना पड़े. एक एक क्वेश्चन ये रहा x, ये रहा x डैश. आप ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छा लगेगा, y डैश और ये y. एक पॉइंट बोला -4, 5. मेरे हिसाब से -4, 1 2 3 4 -4, 5, -4, 5 ये एक पॉइंट है. एक है 0, 7 इसके भी ऊपर आएगा. 0, 7 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7. तीसरा पॉइंट है 5, -5 5, ये यहां आएगा अप्रोक्सीमेटली 5, -5. और एक पॉइंट है -4, -2. ये -4 है तो -4, -2 मेरे हिसाब से यहां पर आना चाहिए पॉइंट -4, -2. इनको ज्वाइन करके ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा,
और ये ज्वाइन करा। आप प्लीज ये वाला क्वेश्चन ग्राफ पर ज्वाइन कीजिएगा। ये पी क्यू आर और एस, ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। अब वो बोल रहा है फाइंड इट्स एरिया। वो क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स एरिया। उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करी। क्या कंस्ट्रक्शन करी बच्चे? कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, 9th क्लास से कराते हुए आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करी बेटा? अगर आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ज्वाइन पी आर, ज्वाइन पी आर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालिए। नाउ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस, अगर साथ हो, एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ पी आर एस। एरिया ऑफ क्या बेटा? पी आर एस। अब पी क्यू आर का एरिया फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी है आपका, x1 हो जाएगा -4, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 7, x3 हो जाएगा 5 और y3 हो जाएगा -5। एंड यूजिंग फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 करके हमारा जो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा। वैसे ही सेम मेथड से फॉर ट्राइंगल पी आर एस, फॉर ट्राइंगल पी आर एस, एक पॉइंट x1 y1 ले लेना, एक x2 y2 ले लेना, एक x3 y3 ले लेना और तीनों को यूज कर कर सेम फॉर्मूला लगाकर एरिया आ जाएगा और दोनों एरियाज को प्लस करना। मैं खुद से भी कर सकता हूं, मैं खुद से कर सकता हूं, बट गारंटी है अगर मैं खुद से करूंगा तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। और कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, कैलकुलेशन स्वयं होनी चाहिए, स्वचलित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये कई बंदे कराने के बाद भी पूरा नहीं करा पाते और कई बंदे तो करा ही नहीं पाते। तो कोशिश करेंगे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह कराएं। वो कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल triangle, the base of an equilateral triangle with side 2a, with side 2a lies along the y-axis, lies along the y-axis, ध्यान से, such that the midpoint of the base is at ओरिजिन। क्या चीज है और क्या क्वेश्चन है ये? इस क्वेश्चन में इतनी जान है आप सोच नहीं सकते। मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। मैं चाहूंगा कि आप मुझे पॉज करें और मुझे पॉज करने के बाद हाइपोथेटिकली, मतलब अपने आप से एक फिगर बनाने की कोशिश करें। ये x डैश, ये y डैश और ये y, और क्वेश्चन को समझें। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो कहना क्या चाह रहा है? द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस यहां पर आएगा। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। साइड दे रखी है 2a, साइड दे रखी है 2a और मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, मतलब जितनी इतनी ये साइड है उतनी ये। अब क्योंकि पूरी साइड 2a है तो ये ऊपर की तरफ भी a हो जाएगी और ये नीचे की तरफ भी a हो जाएगी। लेंथ, मिड पॉइंट बोला है ना, और क्योंकि ये y एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, a
और ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -a। अगर क्लास 7 है तो, क्योंकि y एक्सिस पे नीचे लेंथ मैग्नीट्यूड a रहेगा, बट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a। इसको नाम दे देता हूं a, इसको नाम दे देता हूं b। अब उन्होंने बोला है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली थर्ड वर्टेक्स यहां आएगी, ये वाली जो थर्ड वर्टेक्स आएगी, इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करेगी तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे x,0। ये जैसे ही मैंने कराया, उधर मेरी क्लास में एक बच्चा आराम से हंस रहा है मेरे ऊपर कि सर आपने थर्ड वर्टेक्स यहां ले ली। थर्ड वर्टेक्स यहां भी तो हो सकती है या नहीं, इस तरफ भी हो सकती है, जी हां, जिसे हम बोलेंगे सी डैश। जी हां, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एग्जैक्टली, अगर ये x,0 है तो ये हो जाएगा x',0। ये बात याद रख लेना, यही एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है। अब बच्चा कहेगा सर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड भी 2a है, तो अब आ जाओ आप, बी सी बराबर दे रखा है 2a, ये चीज गिवन है, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। बीसी में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में x-0 का होल स्क्वायर प्लस 0-a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, अंडर रूट में x² प्लस a² बराबर 2a। दोनों तरफ कर दो सर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो x² प्लस a² इज इक्वल्स टू 4a²। तो x² बराबर आ जाएगा 4a² माइनस a² x² इज इक्वल्स टू 3a², तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3a²। तो जो x की वैल्यू आएगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 3a, प्लस रूट 3a भी हो सकती है, माइनस रूट 3a भी हो सकती है, तो रूट 3a,0 ये हो जाएगा, और माइनस रूट 3a,0 ये हो जाएगा। देयरफॉर द vertices of triangle are 0,a, 0,-a, रूट 3a,0 और 0,a, 0,-a एंड माइनस रूट 3a,0। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आराम से देख लेते, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे होंगे। अब क्योंकि हमने कर लिया है, अब हम इस क्वेश्चन से पंगे लेंगे। इस क्वेश्चन से पंगे कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको मेथड 2 कराने वाला हूं। मेथड 2 के हिसाब से अगर आप देखो तो ये एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 डिग्री हो गया। तो क्लास बोलेगी सर ये ओ ले लो, आप लगाओ इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस 11th 10th क्लास का, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC OC अपॉन OB इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर होता है सर कॉट 30 डिग्री। प्लीज आपको कोर्स नहीं खत्म करना, आपको कंसेप्ट खत्म करना है। तो OC अपॉन OB सर दे रखा है, A इज इक्वल्स टू कॉट 30 की वैल्यू होती है रूट 3, तो OC बराबर हो जाएगी रूट 3a। OC अगर रूट 3a हो जाएगी तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे रूट 3a,0, रूट 3a,0, एंड एज द फिगर इज symmetric, as the figure is symmetric, so coordinates of C dash will be minus रूट 3a,0। एक रूट 3a है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस रूट 3a। मुश्किल क्वेश्चन हमने दो तरीके से करा है ताकि मेरे बच्चों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इधर उधर इसलिए देखता हूं, जरा स्क्रीन को भी देखना होता है,
थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, बट कोई कंसेप्ट में लॉस नहीं हो रहा। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के बाद आता है सवाल नंबर 3। अच्छे अच्छे बच्चे को सवाल नंबर 3 फंसा देगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे। वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2। ऐसा लग रहा है कि मजाक उड़ा लूं उसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1 और x2 y2। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, मगर यहां पर एक ट्विस्ट है। व्हेन फर्स्ट पार्ट है PQ इज पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, पहला ये वाला केस है। और सेकंड केस है व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा इसमें थोड़ा ध्यान दे लेना, ये अच्छी चीज है, इसमें फंस सकता है कोई भी। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं अपने उसमें x एक्सिस के पैरेलल। x डैश, ये y डैश, ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये पॉइंट है Q, और ये PQ इज पैरेलल टू x2, y2। PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया 0,0। अगर एक अच्छा बच्चा यहाँ बैठा होगा तो वो कहेगा ये x एक्सिस को टच करेगी 0, आई डोंट नो कहां, मतलब ये k, 0 पे x एक्सिस को टच कर रही है। किस पॉइंट पे? यही गड़बड़ वाला पॉइंट है जो भी मैं आपको बताता हूं। अब जरा ध्यान से, यूजिंग जल्दबाजी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जय माता दी, PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो x1 y1 दे रखे हैं, सपोज ये 2,3 है, तो इसी लाइन पे ये पॉइंट क्या होगा सर? ये पॉइंट क्या होगा? मैं कह रहा हूं 2, -1, ये पॉइंट होगा 2, -2। सर यहां पॉइंट क्या होगा? 2, -10। और कहां जाऊंगा? तो बच्चा बोलेगा सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, तो हम एक चीज नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं? कि सर एक्स वाली वैल्यू सेम रह रही है। मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस जो x1 है वो किसके बराबर आ रहा है? x2 के। ये चीज क्या आ रही है? गिवन x की वैल्यू सर सेम रह रही है। x की वैल्यू यहां पर x1, 0 होगी या फिर x2, 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू सेम रह रही है, क्योंकि ये x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा सर 0। तो जब आप x2 माइनस x1 को यहाँ पे 0 के बराबर रखोगे तो PQ की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी सर y2 माइनस y1। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। जय माता दी। बट अब अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ये आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। तो ये आंसर नेगेटिव में ना आए, इसलिए इसका आंसर होगा मॉड में y2 माइनस y1, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। वैसे ही सेकंड केस जो इसका होगा उसमें जो PQ की लेंथ आएगी वो आएगी मॉड में x2 माइनस x1 या फिर मॉड में x1 माइनस x2। इसका आंसर मॉड में y1 माइनस y2 भी आ सकता है। बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है पैरेलल टू y एक्सिस, आप इमीडिएटली खुद करो पैरेलल टू x एक्सिस, तभी आपकी जीत है। ये नहीं कि समझ आ गया कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं है। 11th में 10th क्लास के मार्क्स का इतना जोश होता है, इतना जोश होता है कि हम सही चीज समझ ही नहीं पाते। तो ये बात
प्लीज समझ लेना, सही चीज नहीं समझ पाते और फिर बाद में है पछताते, तो पछताना मत मेरे बच्चों, ध्यान से देख लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points 7,6 and 3,4। अगर इस क्वेश्चन को देखकर आपके चेहरे पे हंसी नहीं आई है तो मुझे दुख होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th क्लास में हर सैंपल पेपर, हर एक सैंपल पेपर के अंदर दिया ही दिया होता था। वो कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो पॉइंट विल बी x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6। हाइपोथेटिकल फिगर है, इमेजिनरी फिगर है, एंड 3,4। इक्विडिस्टेंट का मतलब लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी, लेट द पॉइंट P माना ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। एंड हमें क्या गिवन है बच्चे, एंड इट इज गिवन टू अस दैट PA is equals to PB। सो दिस इंप्लाइज अंडर रूट में, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, यहां लगाओ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। यहाँ फॉर्मूला लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा सेम एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 और 6 15 का 5, एक कैरी 85। ये कैलकुलेशन हम बच्चों से क्लास में कराते हैं। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो कितनी प्यारी किताब है। अभी तक स्लोप 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 कर रहे थे शुरू के 3 लेक्चर्स में, यहाँ पे स्लोप का भी जिक्र भी नहीं हुआ, और 10th क्लास की थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालकर कई बच्चों को फंसा दिया होगा। इस एक्सरसाइज में शुरू में ही बच्चे फंस गए होंगे, होता है ऐसे। तो अब जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 6x प्लस 14x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 25। अगर क्लास 7 है तो 8x बराबर आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 60, x की वैल्यू आएगी 60 अपॉन 8, 4 2 जा 4 15 जा। So therefore point on the x axis will be 15/2, 0। मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है, मैं एक बार इसे पीछे से चेक कर लेता हूं ताकि बाद में आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज कौन सी है, 10.2। अगर सब ठीक चल रहा है तो, सब ठीक कभी नहीं चलता भाई, कोई ना कोई चीज दिक्कत दे ही देती है, और सब सही चलना भी नहीं चाहिए। सब सही चलेगा तो हमारा क्या काम है, कहीं ना कहीं तो हमें हमारी भी जरूरत है। तो ये पॉइंट आ रहा है क्या, 15/2, 0। माता रानी हमारे साथ थी, यहां पर सब सही चल रहा था। ये करने के बाद अगर क्लास 7 है तो क्लास कहेगी सर आपने 1 2 3 4 शुरू के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इस छोटे से लेक्चर में। शुरू के 4 के बाद बाकी 5 से लेकर 14 तक आप लोग ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक, जिसमें स्लोप वाला कंसेप्ट लगना है, वो डिस्कस करूंगा। एक एक सवाल डिस्कस करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मम्मी पापा की इज्जत करो यार। अगर गुड लक चाहिए लाइफ में, अगर चाहते हो कि लक तुम्हारी साइड पे हो, तो मम्मी पापा की इज्जत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो बाहर कुछ भी कराओ सब जीरो है, जीरो भी नहीं है माइनस है। तो
बुरा लगे तो माफ कर देना, बाकी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।